हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब इसके संबंध में जो असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर फाइल की जाएगी, तो उसके संबंध में काफ़ी सारे पर्सन ये जानना चाहते हैं कि क्या इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फॉर्म अवेलेबल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अभी तक आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 को लेकर जो आईटीआर फॉर्म है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही अपडेट होंगे तो उसके संबंध में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई इनकम है जो कि अर्न की जाती है, तो उस केस में वो इनकम यदि आपकी एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपको टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ता है और साथ ही आपको अपनी आईटीआर भी फाइल करनी पड़ती है। लेकिन अब काफ़ी सारे पर्सन को ये पता नहीं होता है कि हमको अपनी आईटीआर जो है वो कितनी लिमिट के बाद में फाइल करनी है, किस केस में उनको टैक्स का पेमेंट करना है और आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, तो वो कितनी लिमिट के बाद में करनी है, किस केस में आपको टैक्स का पेमेंट करना है, किस केस में आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टैक्स फ्री इनकम लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि कोई भी इनकम है जो कि अर्न की जाती है और उस केस में वो इनकम यदि एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है, तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी होता है। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है उसके कई सोर्स हो सकते हैं। जैसे कि यदि आप मान लो कहीं जॉब करते हैं तो उस केस में आपको सैलरी की इनकम रिसीव हो सकती है, और यदि मान लो एक एज के बाद में अगर आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको फिर पेंशन की इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट, यदि मान लो आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है, तो उस केस में आपको रेंटल इनकम रिसीव हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपका कोई बिजनेस है तो उस केस में आपको बिजनेस की इनकम रिसीव हो सकती है। और यदि आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में आपको प्रोफेशनल रिसिप्ट रिसीव हो सकती है। नेक्स्ट, यदि मान लो आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आपके द्वारा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन की इनकम भी रिसीव होती है। एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में आपकी वो इनकम टैक्सेबल होती है जो कि आपकी चारों हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। जैसे कि मान लो अगर आपके द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वहाँ से अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है, या फिर मान लो आपने एफडी करा रखी है तो वहाँ से कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, या फिर आपको कमीशन या ब्रोकरेज की कोई इनकम है जो कि रिसीव होती है, या फिर मान लो ऑनलाइन गेम से, क्रिप्टो से, वर्चुअल डिजिटल एसेट से अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, तो इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल ईयर में जिस तरह की इनकम है, तो रिटर्न फाइल करते समय आपको वो इनकम उसी हेड में डिक्लेयर करनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो इनकम है वो यदि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि यदि मान लो आप अपना रॉन्ग आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं या फिर रॉन्ग हेड में इनकम डिक्लेयर करते हैं, तो उस केस में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया जाता है, तो उस केस में आपको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस भी भेजा जा सकता है। इसलिए आप जब भी आईटीआर फाइल करें तो आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आप आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करें। तो अब यहाँ पे आपके इनकम टैक्स एक्ट में आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म अवेलेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे मान लो अगर आपको सिर्फ सैलरी या पेंशन से, या आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है या अदर सोर्सेज की इनकम रिसीव होती है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मान लो आपको आईटीआर 1 की जो इनकम रिसीव होती है उसके अलावा कैपिटल गेन से, या फिर आपको एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना है। नेक्स्ट है आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4। तो अब आपका आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर्म जो है वो उस केस में जाता है यदि मान लो कोई पर्सन है जिसको आईटीआर 2 की इनकम के अलावा बिजनेस या प्रोफेशन की भी कोई इनकम है जो कि रिसीव होती है। नेक्स्ट, यदि मान लो कोई फर्म है, एओपी है, बीओआई है, एलएलपी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस केस में आईटीआर 5 जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई कंपनी है तो उस केस में आईटीआर 6 फॉर्म जाएगा। नेक्स्ट, यदि मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, या कोई न्यूज़ एजेंसी है, या कोई हॉस्पिटल है, या कोई यूनिवर्सिटी है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस केस में आईटीआर 7 फॉर्म जाएगा। तो इस तरीके से आपके इनकम टैक्स एक्ट में आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म अवेलेबल होते हैं। तो आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आईटीआर फॉर्म फाइल करें। नेक्स्ट है हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। तो अब किन पर्सन को अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो अब यदि कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर जिसकी एज 60 साल से कम है, तो उस केस में यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करता है, तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है, तो उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो उस केस में यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करते हैं,
तो 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है, तो उस केस में यदि उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि मान लो न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है, तो उस केस में नॉर्मल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन सभी के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है 3 लाख रुपए की। यानी कि अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो उनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब किन पर्सन को फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो अब यदि मान लो कोई भी इंडिविजुअल है जो कि अदर दैन सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में उसकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर उसको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। और यदि उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है तो उस केस में उसको 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है तो उस केस में उसको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 30% से जितनी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है उस पर टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से जो अदर दैन सीनियर सिटीज़न है उनके द्वारा यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो इस तरीके से उनकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है सीनियर सिटीज़न। तो अब यदि मान लो किसी सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल की जाती है तो उस केस में उनकी 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है। यदि इनकम 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है तो उस केस में 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है सुपर सीनियर सिटीज़न। तो अब यदि किसी सुपर सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपनी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल की जाती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है। यदि इनकम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से ओल्ड टैक्स रिजीम में सुपर सीनियर सिटीज़न की इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब रेट एज पर न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि मान लो कोई भी टैक्स पेयर है, यानी कि वो अदर देन सीनियर सिटीज़न है या सीनियर सिटीज़न है या सुपर सीनियर सिटीज़न है, यदि उनके द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल की जाती है तो सभी टैक्स पेयर के लिए जो स्लैब रेट है वो सेम ही एप्लीकेबल होगी। यानी कि यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स पेयर की इनकम 3 लाख रुपये तक है तो उस केस में उसको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यदि इनकम 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये के बीच में है तो उस केस में उसको 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में यदि टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो वो 20,000 रुपये की 87 रिबेट का बेनिफिट भी ले सकता है। अब यदि उसकी इनकम 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है तो उस केस में 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच में है तो 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल की जाती है तो इस तरीके से उसकी इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। नेक्स्ट है रिबेट 87A। तो अब यदि मान लो टैक्स पेयर के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल की जाती है या ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल की जाती है तो वहाँ पे उसको सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है सेक्शन 87A में जो रिबेट प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड की जाती है। यानी कि अगर कोई NRI है तो उस केस में वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है यदि कोई HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP है, BOI है या LLP है तो उस केस में वो 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी कि उनके ऊपर जो टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है जो सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा होती है तो उस केस में भी वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है तो उनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम वैसे भी एग्जम्प्ट होती है। और यहाँ पे आपको जो सेक्शन 87A में रिबेट प्रोवाइड की जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो 5 लाख रुपए तक की यदि आपकी इनकम है तो 12,500 रुपये की रिबेट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 87A में जो रिबेट का बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ आपकी नॉर्मल कैटेगरी की जो इनकम होती
होती है उसी पे ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो उस केस में आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है और उस केस में आपके द्वारा जो भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है वो अगर लेने के बाद में आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप सेक्शन 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो उस केस में आपके द्वारा एग्जेम्पशन और डिडक्शन लेने के बाद यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप 20,000 रुपये की 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। अब साथ ही आपके द्वारा यदि न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल की जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को एक बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि आप यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो उस केस में आपको जितनी इनकम ज़्यादा है उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। नेक्स्ट है नॉर्मल इनकम वर्सेस स्पेशल इनकम। तो अब आपकी नॉर्मल इनकम कौन सी होती है, तो जैसे कि मान लो आपको सैलरी से, पेंशन से, अगर बिजनेस या प्रोफेशन से या फिर आपको कमीशन की कोई इनकम रिसीव होती है, रेंटल इनकम कोई रिसीव होती है या इंटरेस्ट है या ब्रोकरेज या डिविडेंड या फिर और भी कोई दूसरी इनकम जिस पर टैक्स जो है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है तो वो आपकी नॉर्मल इनकम होती है। नेक्स्ट है स्पेशल कैटेगरी इनकम। तो स्पेशल कैटेगरी की इनकम वो इनकम होती है जिस पे स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे कि आपको शेयर मार्केट से कोई इनकम रिसीव होती है, क्रिप्टो से, ऑनलाइन गेम से, हॉर्स रेस से या फिर मान लो वर्चुअल डिजिटल असेट से या फिर मान लो आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करने से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में उस प्रॉफिट पर आपके टैक्स की कैलकुलेशन स्पेशल रेट से की जाती है। तो साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं और वहाँ पे यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो उस केस में आप सेक्शन 87A में स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें आपकी सिर्फ स्पेशल कैटेगरी की इनकम है और वो इनकम यदि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि मान लो आपकी स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपकी जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है टैक्स रेट ऑन इनकम। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था उस बजट में आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में जो टैक्स रेट है वो भी चेंज की गई थी। तो अब यदि मान लो आपको सेक्शन 111A में अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में यदि आपके द्वारा ये शेयर 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किए जाते हैं तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा ये शेयर जो है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल किए जाते हैं तो उस केस में जो आपको प्रॉफिट होता है उस पर 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेक्शन 112A में तो उस केस में यदि मान लो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 से पहले है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 23 जुलाई 2024 के बाद में है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती है उसकी लिमिट भी 1 लाख रुपये से इंक्रीज़ करके 1,25,000 रुपये कर दी है। तो इस तरीके से अब आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यदि 1,25,000 रुपये तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि मान लो टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इनकम रिसीव होती है वो लॉटरी से या फिर क्रिप्टो से या ऑनलाइन गेम से या वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।